विशाल जी, आपको मंच पर आमंत्रित करूं उससे पहले मैं निवेदन करूंगा आईटी टीम से कि विशाल जी का जो वीडियो है, प्रोफाइल वीडियो, वो एक बार प्ले करें। मेरा खानपुर विधानसभा को लेकर ये विजन है कि वहाँ रोडों का समुचित जाल गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुँचे। आज भी कई ऐसे आज़ादी के बाद ऐसे गाँव हैं जो आज भी राजस्व गांव घोषित नहीं हुए हैं, जिसके कारण वहाँ कई राज्य की और केंद्र की योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। मेरा खानपुर विधानसभा को लेकर एक विजन है मित्रों कि वहाँ पर रोजगार के अवसर बढ़े। एकमात्र हमारे पित्ती ग्रुप की जो फैक्ट्री थी, धागा फैक्ट्री, वो भी बंद हो चुकी है। तो हम प्रयास करेंगे भविष्य में कि वहाँ पर रोजगार का अवसर बढ़े और उद्योग वहाँ पर पनपे। किसानों के लिए मेरी सोच है कि हम किसान के क्षेत्र में नवाचार करें और किसानों को सीधा उनकी फसलों का भाव प्रॉपर मिले ताकि और एक्सपोर्ट यहाँ से बढ़ सके। कई ऐसी फसलें हैं जो यहाँ पर होती है परंतु वो एक्सपोर्ट हम प्रॉपर नहीं कर पाते। इस प्रकार सड़क, बिजली, पानी से समस्त क्षेत्रों में खानपुर विधानसभा एक आदर्श विधानसभा पूरे राजस्थान में नहीं अपितु पूरे भारत में बने, इस सोच के साथ मैं काम करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विशाल जी, निवेदन करूंगा मंच पर आए। आप हमारा यूथ असेंबली कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी दमदार स्पीच में फर्स्ट पोजीशन पर आप रहे थे, फर्स्ट विनर रहे थे। उनके साथ सवाल जवाब जो है वो फोकस भारत की प्रधान संपादिका कविता नरूका जी करेंगी। तो मैं अब माइक विशाल जी और कविता जी के हाथ में, और जो थीम है राजस्थान इलेक्शन कॉन्क्लेव 2023 न्यू राजस्थान, उस पर चर्चा करने के लिए विशाल पार्थ जी और कविता नरूका जी। आपका एक बार फिर से स्वागत है विशाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कविता बहन जी। आप झालावाड़ जिले की दमदार विधानसभा सीट खानपुर से हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी रिसर्च की टीम ने मुझे ये जानकारी दी कि आप जो एक परिपाटी है जनप्रतिनिधि अमूमन पहनते ही हैं माला और साफा, उससे आप परहेज रखते हैं। तो मेरा सीधा सवाल यही है आपसे सबसे पहले कि ऐसा क्यों, इसके पीछे मकसद क्या है? जब मैं प्रदेश उपाध्यक्ष बना तो उस समय हमारे भाजपा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश पुनिया जी भाई साहब थे। तो कांग्रेस हटाओ देश बचाओ एक अभियान के तहत तो मैंने पूर्व में भी काम किया ही है, परंतु वर्तमान में हमने ये लक्ष्य लिया है, ये संकल्प लिया है कि जब तक राजस्थान की कांग्रेस सरकार को हम उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक हम माला छापा किसी प्रकार का स्वागत स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जी ने जब आह्वान किया इसी सोच के साथ, तो फिर उनसे प्रेरणा लेकर मैंने भी इसको ये तय किया कि जब तक राजस्थान से कांग्रेस की सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक माला छापा ये स्वागत के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्या इसको ऐसा माना जाए कि आपका एक संकल्प ये भी है जब तक कि मैं विधानसभा क्षेत्र में या विधानसभा के अंदर नहीं पहुंचूं तब तक मैं ये नहीं पहनूंगा, ऐसा भी है? इसको आप सोच सकते हैं, परंतु मेरा केवल सिंगल एक एजेंडा है, क्योंकि जब से मुझे दायित्व मिला उसके बाद क्षेत्र में जाने का मौका मिला। जयपुर संभाग प्रभारी के नाते 8 जिलों की सभी विधानसभाओं में मुझे जाने का मौका मिलता है। हमारे मंडल स्तर तक प्रवास होते हैं, कार्यकर्ता हमसे प्यार करते हैं, वहाँ पर साफा, माला, तलवार, अन्य माध्यमों से वो स्वागत के लिए बेचैन रहते हैं। परंतु मैं ये मानता हूं कि लगातार प्रवास करने के दौरान यदि आप जब क्षेत्र में जाते हैं तो बार बार कार्यकर्ता का भी अनर्गल पैसा खर्च ना हो, इस सोच के साथ मैंने ये स्वागत के लिए तो मैं रेडी नहीं रहता हूं। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं, आपका संकल्प जरूर पूरा हो। मेरा सवाल आपसे ये है कि पार्टी आपको टिकट देती है तो किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जाएंगे? विकास, विकास, विकास। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ये 21वीं सदी का भारत है, इसमें केवल सिंगल एजेंडा रह गया है, विकास। आज हम चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग देखते हैं, कितनी स्मूथ और शानदार लॉन्चिंग हम सभी ने देखी है। तो इसी प्रकार प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हर योजना की लॉन्चिंग इतनी ही स्मूथ हो। अंत्योदय की सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। मेरी खुद की सोच है कि अंतिम व्यक्ति का भी उदय हो, अंतिम व्यक्ति तक केंद्र की, राज्य की सारी योजनाएं पूर्ण रूप से पहुंचे, वो मेरा पहला संकल्प है। युवाओं में नशाखोरी खत्म हो। मेरी विधानसभा क्षेत्र में वैसे इतना नशाखोरी नहीं है, परंतु पंजाब की जो पाकिस्तान से नशे की खेप, पंजाब और पंजाब से श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर से हनुमानगढ़, और धीरे 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 ये हमारे पूर्वी राजस्थान की ओर भी आ रही है। मैं चाहूँगा कि पूरे राजस्थान में नशा मुक्त युवा हो और मेरे विधानसभा क्षेत्र में तो नशा युवा ना करे, इतना उनको जागरूक किया जाए। इस सोच के साथ मैं सर्वप्रथम कार्य करना चाहूँगा। बिल्कुल,
बिल्कुल, जैसे हम बात करते हैं शिक्षा, सड़क, बिजली, मूलभूत सुविधाएं हैं, ये तो है ही जिनको सॉल्व करना है। आपके लिए, आपके क्षेत्र के लिए और क्या विशेष योजनाएं हैं? ये जो बिजली है ना, ये युवाओं के अंदर पैदा करना चाहता हूं मैं। शिक्षा, पानी, सड़क, बिजली, ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है किसी युवा के जीवन में, किसी नागरिक के जीवन में, हर किसी के जीवन में। ये तो वैसे ही हम आज़ादी के बाद से सड़क, बिजली, पानी, गरीबी हटाओ, इन बातों को लेकर अब नहीं चल सकते। हमें इससे एक कदम और आगे वहां बढ़ना होगा कि व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास हो, वो आध्यात्म की ओर बढ़े, वो हमारी संस्कृति की ओर बढ़े, वो सनातन संस्कृति को समझे, जाने कि हमारा गौरवशाली अतीत क्या था। इससे आगे बढ़कर विधानसभा का युवा जागृत हो, और बिजली तो वैसे लाएंगे ही सही, पर प्रत्येक युवा और नागरिक के जीवन में भी बिजली आए, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। आपको नहीं लगता कि हम आज़ादी के इतने सालों, 70-75 साल बाद भी अगर इन मुद्दों पे बातचीत कर रहे हैं तो ऐसा क्यों, ये क्यों नहीं परिपूर्ण हो पा रहा? शिक्षा, बिजली, सड़क, आज भी अगर हम राजस्थान की बात करें, बहुत सारे इलाके हैं, और राजस्थान की क्यों, मैं राजधानी जयपुर की बहुत सारे इलाके दिखा दूंगी जहाँ सड़कों के क्या हालात हैं। आप एक युवा हैं और आप जनप्रतिनिधि के तौर पे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि कैसे इनको सॉल्व किया जाए? सर्वप्रथम बात तो ये है कि हमें अक्षरशः विषयों का पालन करना होगा। जो भी हम योजनाएं लाएं तो पहले हम जो हमारा कार्ड प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि हम भी एक संकल्प पत्र जल्दी ही जारी करने वाले हैं कि राजस्थान में किस प्रकार से हम भविष्य में विकास करेंगे। परंतु पूर्व वाली सरकार, मैं ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि ये क्रिटिसाइज का मंच नहीं है, परंतु फिर भी मैं कहना चाहूँगा, जो वादे हम जवानों से करते हैं, किसानों से करते हैं, मजदूरों से करते हैं, उनको निभाएं। वो आपको वोट किस लिए देते हैं? वो इसीलिए वोट देते हैं। परंतु अभी क्या हुआ, आपने शिक्षा का हाल देखा, किस प्रकार पेपर लीक राजस्थान में हो रहे हैं। हम अगर किसानों के क्षेत्र में बात करें तो आज ही 300 करोड़ का घोटाला एक संभाग मात्र में हो जाता है। सरकार द्वारा जो पैसा भेजा जाता है वो नीचे ही नीचे अधिकारियों के तंत्र द्वारा खर्च कर दिया जाता है, उसको हड़प लिया जाता है। तो सर्वप्रथम भ्रष्टाचार मुक्त ये व्यवस्था हो, कड़ी से कड़ी नीचे विकास की जब जुड़ेगी, सड़क, बिजली, पानी। आज सड़क की बात करते हैं, हमें हर जगह टोल देना पड़ता है, परंतु क्या उस सड़क का मापदंड है क्या? आज मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की एक टोल की बात करता हूं जो नागुनिया में है। खानपुर से महज 12-15 किलोमीटर की दूर हमें उसे क्रॉस करने के लिए 100 रुपए से अधिक टोल देना पड़ता है। क्या उस सड़क की लागत पूर्ण नहीं हुई? क्या ऐसी योजनाएं सरकार समझे इस चीज को कि किसी चीज का यदि पैसा पूरा हो गया हो तो बार बार पैसा ना वसूला जाए। और जो ये सड़कें हैं, इसमें हम देखते हैं, जैसे मैं अभी की सरकारों में कई ऐसे मेरे क्षेत्र में भ्रष्टाचार बता सकता हूं कि एक बार से अधिक उस एक ही काम का बिल उठ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी प्रशासन और अन्य जितने भी ये अधिकारी, इनको ये समझना चाहिए कि किस प्रकार वो उनके नेताओं के चेले चमचों की तुष्टीकरण के लिए वो सरकार का, आम जन का पैसा किस प्रकार दुरुपयोग में लाते हैं। आप विधानसभा में जाते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि वहाँ के किसान उन्नत किसान बने। हमारे जो किसान हैं वहाँ पर सब प्रकार की खेती होती है आदरणीय कविता जी। हमारे यहाँ सरसों, सोयाबीन, चावल तक, पनवाड़ क्षेत्र में चावल होता है, लहसुन, हमारा लहसुन विदेशों तक एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बावजूद भी किसान को पूरा मूल्य नहीं मिल पाता। मैं ये चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र में किसानों के लिए हम कोल्ड स्टोरेज बनाएं। मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ वेयर हाउस समुचित मात्रा में हो। मैं चाहूँगा कि किसान यदि उसकी फसल वेयर हाउस में रखें तो उसको उसके बदले वेयर हाउस पैसा दे कि आपका 10 लाख का माल वर्तमान की लागत से रखा है तो ये आप 8 लाख रुपए लेके जाइए और अपने उधार चुकाइए। परंतु किसान की क्या हालत हो गई है, आज किसान को अपनी फसल आते ही उसके पास साहूकार आके खड़ा हो जाता है और उसको भुगतान करना पड़ता है। तो भुगतान कहाँ से लाएगा? वो कम कीमतों पर अपनी फसलों को साहूकारों को बेचना पड़ता है। और वो एक्सपोर्ट का मजा, जो लहसुन बाहर जा रहा है, वो अन्य एक्सपोर्ट उत्पादों का मजा आम किसान को नहीं मिल पाता है। हमारी सोच रहेगी आम किसान का एक एक चीज वहां से एक्सपोर्ट हो और युवाओं के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े। जैसा मैंने अभी बताया, आपने देखा था इंटरव्यू में कि पित्ती ग्रुप की एकमात्र हमारे यहाँ फैक्ट्री थी, धागा फैक्ट्री, और सैकड़ों हजारों युवा वहां पर रोजगार किया करते थे। आज वो फैक्ट्री तक बंद हो गई है। मैं चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में फैक्ट्रियां बढ़े, उद्यम बढ़े और युवाओं में स्किल डेवलपमेंट के हम ऐसे कोर्स लाएं जो कि केंद्र से संचालित है, वो नीचे तक हमारी, जब राजस्थान में भाजपा की सरकार आएगी तो जब डबल इंजन की सरकार होगी तो केंद्र की सभी स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं नीचे तक लागू करके युवाओं को रोजगार की ओर बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।
बिल्कुल आपने बात करी जैसे किसानों की, ये बिल्कुल निश्चित है कि उनको आज भी दुविधा का है विषय है कि 1 साल के अंदर भी उचित मूल्य किसानों को नहीं मिल पाता है। योजना कौन सी भी योजना तो सरकार बनाती है, निश्चित तौर पे ये तय है, लेकिन इम्प्लीटेशन क्यों नहीं हो पाता है? इम्प्लीटेशन भ्रष्टाचार की वजह से। आज आप देखो, मेरी एक बहुत बड़ी सोच ये है कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में जाता था, तो हमें कभी आय प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता पड़ती थी, कभी जाति प्रमाण पत्र, कभी मूल निवासी प्रमाण पत्र। इतना कॉम्प्लिकेटेड ये प्रक्रियाएं हैं कि आपको कभी पटवारी के चक्कर, कभी एसडीएम के चक्कर, कभी किन के चक्कर काटने पड़ते हैं, और वो ये चीजें नहीं करते हैं। ये सारी चीजें सचिवालय से एक आम आदमी डरता है। आज हम सार्वजनिक रूप से एक्टिव हैं तो सचिवालय में जाते हमारा काम होता है, मिनी सचिवालय में जाते काम होता है, तहसील में जाते काम होता है, परंतु आम जन का नहीं होता है। तो भ्रष्टाचार का तंत्र खत्म हो, उसके पश्चात आम जन में सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति, एक एक अधिकारी के प्रति विश्वास जागृत हो, उसके पश्चात विकास प्रॉपर हो पाएगा जब भय समाप्त होगा सचिवालय से। बिल्कुल, भ्रष्टाचार आज देश में बहुत बड़ा मुद्दा है, तो आपको क्या लगता है कि करप्शन फ्री विधानसभा क्षेत्र के लिए आपका क्या विजन है? एक सात्विक तानाशाह की आवश्यकता है। सात्विक तानाशाह से मेरा यह आशय है कि जब तक भय बिना प्रीत नहीं, जब तक आपको डर नहीं होगा, आप बिना डर के चीजें सुधार नहीं सकते। हाँ, एक मौलिक जो अंदर से मोदी जी बड़े लेवल पे आदमी के अंदर से परिवर्तन ला रहे हैं, उस आने में 10, 20, 30 साल लगेंगे। आज भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी कि आदमी दिल से, मन से, तन से, सोच से, हर चीज से भ्रष्ट हो चुका है। तो एक प्रक्रिया तो हमारी व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही है। जो नया नेतृत्व आएगा वो भ्रष्टाचार करेगा ही नहीं, क्योंकि वह खेप ही ऐसी तैयार हो रही है। परंतु जो वर्तमान तंत्र है, इसको तो किसी ना किसी प्रकार के कठोर कानून जो हैं उनको लागू करा के और निश्चित रूप से पीछे पड़ के, एक एक भ्रष्टाचारी के पीछे पड़ के ये चीजें ठीक करनी होगी। और जनता के पीछे यदि जनप्रतिनिधि रहता है तो ऑटोमेटिक ही क्षेत्र में जब जनप्रतिनिधि का मूवमेंट होता है, जैसा कि हमारा रहा है इतने वर्षों से, तो भ्रष्टाचार वाले डरेंगे भ्रष्टाचार करने से। बिल्कुल, निश्चित तौर पे मेरा एक सवाल ये है कि सरकार आती है, सरकार की जो योजनाएं होती हैं, दूसरी सरकार आती है तो वो पुरानी सरकार की जितनी योजनाएं होती हैं तो बंद कर देती हैं या बदल दिया जाता है, इसे आप कैसे देखते हैं? योजनाओं के स्रोत मुख्य हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। इतनी योजनाएं किसानों के क्षेत्र में, युवाओं के क्षेत्र में, माता बहनों के क्षेत्र में, वो सारी योजनाएं केंद्र से लेकर नीचे तक लागू करेंगे, पहली चीज। दूसरी बात, ये जो अभी वर्तमान में सरकार है राजस्थान में, ये केवल योजना का नाम चेंज किया है। मैं उसे डीपली नहीं जाना चाहता, पर एक एक योजना का नाम चेंज करके, ये हमारी ही पूर्ववर्ती सरकारों की योजनाएं चल रही है। आपका सवाल यह था कि वो योजनाओं का लाभ सभी को कैसे मिले या फिर वो योजनाएं चालू कैसे रहे? नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ, राजस्थान की हम लोग बात कर रहे हैं, पिछली गवर्नमेंट थी, दूसरी गवर्नमेंट आई, बदल दिया, फिर उससे वो दूसरी गवर्नमेंट थी, उसने बदल दिया। तो ये आप एक युवा है, जनप्रतिनिधि है, तो मैं आपसे जानती हूँ आपका क्या विजन है? परिपाटी तो बदलनी चाहिए, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, मैं स्पेसिफिक नाम नहीं ले। एक ऐसी योजना बताओ आप बहन जी जो केंद्र ने बंद करी हो, कांग्रेस सरकार की। केंद्र नहीं, राज्य की बात की जाए। राज्य में भी हम आएंगे तो हमारे जो पापा करते हैं वही बेटा करता है, तो हमारे ऊपर से जो चीजें चलती चली आ रही है, हम कैसे योजनाओं को चेंज कर देंगे? एक भी योजना जो जनहित की होगी नहीं बंद होगी, उल्टा कई योजनाएं हम आपको चालू करके देंगे। बिल्कुल, हर विधानसभा क्षेत्र की एक अपनी एक समस्याएं होती है। आपके विधानसभा क्षेत्र की मुख्य समस्याएं 3 बताइए आप। कई समस्याएं हैं, सड़कों के क्षेत्र में समस्या है, हर क्षेत्र में समस्या, परंतु मुख्य समस्या मैं ये मानता हूं कि कई ऐसे गांव हैं जहां पे अभी भी वो टापरी पे रहते हैं। उस गांव को गांव का ही दर्जा नहीं है, वोट वो दे सकते हैं, परंतु जब सरकारी योजनाओं की बात आती है, केंद्र की योजनाओं की बात आती है, किसी भी योजना की बात आती है, तो उनको राजस्व गांव घोषित करने के लिए आनाकानी की जाती है। सर्वप्रथम जो गांव राजस्व गांव नहीं है वहां राजस्व गांव करेंगे। दूसरी बात, जहां पर पानी नहीं है, क्योंकि कई आज पठारी क्षेत्र हैं, हमारी डबल इंजन की सरकार तो यहाँ है नहीं, तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय गजेंद्र सिंह जी जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं, वो पूरे भारत में अच्छा कार्य कर पा रहे हैं पानी के क्षेत्र में। परंतु हर घर जल जो मिशन है हमारा, राजस्थान में आके भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है, या फिर ये मानिए कि वो चाहते नहीं है गहलोत जी कि हमारा विकास हो, पानी सब जगह पहुंचे केंद्र की योजनाओं का, तो वो वाला पानी जो रुका हुआ है वो वहाँ पहुंचेगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात, रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे, क्षेत्र में उद्यम लाने के लिए जो भरसक वो सारे किए जाएंगे। एक सवाल ये जानना चाहती हूँ, आजकल वोटर भी बहुत स्मार्ट है, परिदृश्य बहुत बदल गया है। आपको लगता है एक विधायक और एक जनप्रतिनिधि की छवि बदलनी चाहिए, जो 5 साल जिस तरीके से काम किया जाता है वैसा नहीं होना चाहिए? आप क्या देखना चाहते हैं कि कैसी जनप्रतिनिधि की छवि होनी चाहिए?
जनप्रतिनिधि की छवि ऐसी होनी चाहिए कि वो आम रेंज की व्यक्ति हो, उससे हर कोई बात कर सके। आज क्या जनप्रतिनिधि को सब ऐसा करते हैं, बहुत बड़ा हवा बना देते हैं, तो विधायक है, सांसद है, मंत्री है, इस लेवल के लोगों से बात करने में डरते हैं। कंफर्ट जोन ये खुद जनप्रतिनिधि ही लाएगा। वो सुबह की चाय घर पे पीने की बजाय वो उसके गांव के किसी चौराहे पे पिए, वो दिन का नाश्ता किसी दूसरे चौराहे पे करे, वो पब्लिक में रहे। जब उसको सैलरी इस चीज की मिलती है, सुविधाएं इस चीज की मिलती है। मैं आदरणीय उनको देवड़ा जी को सुन रहा था तो पता चला कि नए वाले आवास बनाए इन्होंने, तो उसके लिए भी यह बात चली थी कि भाई सब लग्जरी आवास उनके लिए बने। जब इतनी सुविधाएं जनप्रतिनिधियों को मिलती है, क्यों पब्लिक के बीच में जाने से उसको डर लगता है? जाए 24 घंटे पब्लिक में रहे, पब्लिक का काम ही नहीं रहेगा अगर आप पब्लिक के बीच में रहेंगे तो। आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक देखने को मिला है कि विधायक बनने के बाद ना सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये है कि नेताजी फ़ोन ही नहीं उठाते। तो मैं इस पे डिस्कस ये करना चाह रही हूँ कि क्या परिदृश्य बदलना चाहिए, एक विधायक की छवि अब वर्तमान में कैसी होनी चाहिए? हम बनेंगे, शक्ति का विकेंद्रीकरण करेंगे, मेरे पास फोन आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ने देंगे। प्रत्येक बूथ स्तर का हमारा पदाधिकारी इतना मजबूत होगा कि वो प्रत्येक कार्यकर्ता और आम जन का काम करने में सक्षम होगा। थानेदार के फोन करना है एमएलए साहब नहीं करेंगे, थानेदार के फोन बूथ अध्यक्ष करेगा। एसपी के फोन करना हो तो हमारे एमएलए साहब नहीं करेंगे, एसपी के फोन मंडल अध्यक्ष करेगा। इस तरह की रचना संगठन की मजबूत करेंगे तो विधायक के कॉल्स तो ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे, और जब कम कॉल रहेंगे तो वो खुद तरसेगा कि मेरे को फोन करो। तो इस प्रकार से शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने का प्रयास हमारा रहेगा। अच्छा जवाब दिया आपने। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि योजनाएं बनती है, उसमें आपकी भूमिका आप कैसे देखते हैं? देखो, अध्ययन हर चीज का अध्ययन होता है। हम अन्य देशों से अध्ययन करेंगे, वहाँ असेंबलियों में क्या होता है, वहाँ सांसद किस तरह से जनता के लिए हित में काम करते हैं। कई देश हमारे आज भी आगे हैं, तो हम वहाँ का अध्ययन करके और नई नई योजनाओं को नीचे तक क्रियान्वित करेंगे। वैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ल्ड लेवल की नहीं, अपितु अगर यूनिवर्स में भी आप दूसरे ग्रह में अगर ढूंढ लेंगे कि भाई वहां पर भी जीवन संभव है, तो वहां से अच्छी योजनाएं और तकनीक भारत में मिलेगी। ऐसी स्थितियां अभी हो रखी है, और अच्छी योजनाओं को लाने का प्रयास करेंगे। और रही बात, आपने बोला जवाब अच्छा दिया, तो आप लगातार मेरे को इतना मोटिवेट करते हैं, तो हमारी ट्रेनिंग आपके साथ ही हुई है जवाब देने की। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी, हमें समय देने के लिए। हमारी शुभकामनाएं है कि आप विधानसभा में पहुंचे और मजबूती के साथ अपना विजन रखें। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी प्रकार आपका प्रेम आशीर्वाद हम युवाओं पे और खासकर माताएं बहनें बहनें जो हैं जिनको आप यहाँ पर प्रमोट करते हैं। लास्ट वाला जो आपने करा था वुमेन एम्पावर वाला कार्यक्रम, वो भी बहुत बेहतरीन था। तो मैं आशा करता हूँ कि अभी तो हम आपका किसी प्रकार से कोई मोटिवेशन नहीं कर पाते, परंतु जब सक्षम होंगे तो सर्वप्रथम फोकस भारत के कार्यक्रम प्रदेश स्तर पे नहीं, आपके मंडल और बूथ स्तर पे फोकस भारत के कार्यक्रम करने में हम आपके पूरे क्रियान्विति में सहयोग करेंगे। निश्चित तौर पे मैं बस ये कहना चाहूंगी, मुझे लगता है आज के वक्त में समय बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने सच में हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद विशाल पार्थ जी। आप खानपुर विधानसभा सीट से आते हैं, झालरा पाटन की बहुत महत्वपूर्ण सीट है। अब मैं टीम से निवेदन करूंगा कि मंच पर एक केक पहुंचाए, और ये केक एक तरह से नया प्रयोग है फोकस भारत का। फोकस भारत के प्रोग्राम में जितने भी लोग आते हैं उन्हें पता है कि फोकस भारत एक तरह से प्रयागराजी शब्द बन गया है नए प्रयोग का। आपने देखा होगा, चाहे दीप प्रज्वलन की बात हो, चाहे मोमेंटो देने की बात हो, या स्वागत सम्मान की बात हो, हमेशा नए नए प्रयोग, नए नए इनिशिएटिव फोकस भारत करता रहा है। और आज भी हम एक केक कटिंग सेरेमनी यहाँ करेंगे। तो ये केक एक तरह से विधानसभा में आप पहुँचे विशाल पार्थ जी, उसके लिए मुंह मीठा हम एक तरह से आपका करवा रहे हैं। और जिस बेबाकी के साथ आप अपनी बात रखते हैं और क्षेत्र में संगठन युवा मोर्चा में जिस तरह से आप काम करते हैं और प्रखर वक्ता के तौर पर आपने एक पहचान बनाई है, कुशल संगठनकर्ता भी आप हैं और क्षेत्र में जिस तरह से लगातार सक्रिय है, हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आपकी पार्टी से आपको टिकट मिले, और टिकट मिलने के बाद जब आप सदन में जाए तो अपने क्षेत्र की जनता की आवाज़ को बुलंद करें। अब मैं निवेदन करूंगा विशाल जी से कि वो एक केक कट करें, और कविता नरुका जी फोकस भारत की प्रधान संपादिका, आप भी इस केक कटिंग सेरेमनी का हिस्सा बने और मुंह मीठा कराएं। और उम्मीद करेंगे कि फोकस भारत के इस मंच पर आने वाला हर सदस्य, हर दावेदार जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है वो विधानसभा में पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। अब मैं चाहूँगा कि एक और नया प्रयोग है हमारा। विशाल जी, अभी ऐसे नहीं जाने देंगे हम आपको। एक नया प्रयोग है हमारा, आप तो हमारे हर प्रयोग के साक्षी रहे हैं। ये नया प्रयोग है, हमने जब आप लोग आए तो सामने आप कुर्सी देख रहे होंगे, उसी का मोमेंटो हम एक तरह से आपको भेंट कर रहे हैं फोकस भारत की तरफ से। इसका प्रेम भेंट है, इसे आप सहर्ष स्वीकार करें। और जिस तरह से आप फोकस भारत के लिए
हमेशा तैयार रहते हैं। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया अदा करते हैं।